देना चाहिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। आलोक जी के पास आता हूं कि पंडित नेहरू तो साइंटिफिक टेम्पर रखते थे, वरना आते सारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आईआईटीज, आईएम, इसरो, बीएआरसी ना खुलवा देते, सारी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस उन्होंने खुलवाई और वहां से नींव रखी गई। और कहीं इन जैसे लोग आ जाते जो आज के सत्ताधीश हैं, तो पता नहीं कौन सी नींव पड़ती थी, अब तक तो हमारे 20 टुकड़े हो चुके होते थे देखा जाए तो, क्योंकि ये तो धर्म से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो अधर्म का पूरा प्रचार है। विज्ञान का एक सबसे बड़ा जो चमत्कार इसको मैं मानता हूं, वो तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, अनिल जैन जी भी हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं वो तो, कि वो है एलोपैथी साहब। इस एलोपैथी ने दुनिया को स्वास्थ्य दिया, उनको उन बीमारियों से निजात दिलाई, इस किस्म की सर्जरीज दी, ऐसी दवाइयां बनाई साहब, जो हम तो गुणगान करते रहते हैं कि हमारे आयुर्वेद में सब कुछ है, इसमें सब कुछ है, लेकिन साहब जब ये सारे लोग बीमार पड़ते हैं ना, आयुर्वेद के गुणगान करने वाले, ये सब जाके हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं एलोपैथी वाले, और वहां ठीक होके आते हैं। और पहले तो बाबा रामदेव ने एलोपैथी को काफी लताड़ा है, और बाद में इनका चेला ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जाके भर्ती हुआ था अपने आप को ठीक करवाने के लिए। तो हमें कई बार गुमान हो जाता है कि हमारे पास तो 2000 साल पहले सर्जरी होती थी, 1000 साल पहले खुद भी भर्ती हुए थे, बाबा रामदेव खुद भी भर्ती हुए थे सर जी सर के बाद। तो हम क्या विज्ञान को लताड़ रहे हैं? तो इनसे कहा जाए भाई एक काम करो, वहीं चले जाओ 2000 साल पहले। आपको जरूरत क्या है इन सारी सुख सुविधाओं को लेने की? आप क्यों इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और सारी चीजें जो घर में आपके चल रही है, एयर कंडीशनर चल रहे हैं, क्यों यूज करते हो? जाओ वेदों के अंदर चले जाओ, वेदों से ले लो। वेदों की प्रॉब्लम क्या है कि मैंने भी 10 एपिसोड किए ऋग्वेद के ऊपर, जो उसमें पूरा का पूरा 10 के 10 मंडल पे है। वेद कुछ कहते जरूर हैं, लेकिन साइंस नहीं बताते उसकी कि ये होगा कैसे। जब आप किसी का साइंस ही नहीं बताओगे तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या पता उस टाइम ये मिथ्या रही होंगी कि ऐसी कहानियां आती रहती हैं कि बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें क्या कहा जाएगा। आलोक भदौरिया जी, विज्ञान से हम दूर होते जा रहे हैं। भारत का समाज और जो पढ़ा लिखा समाज है आज अंधविश्वासी है, अफीम खा के बैठा है, उसे नहीं समझ आता कि आगे का रास्ता क्या है। आलोक जी। दिनेश जी, इसमें दो चीजें हैं। आपने कहा कि पढ़ा लिखा समाज, मैं इसको थोड़ा सा और इसकी थोड़ी सी इस शब्द की तफ्तीश करना चाहूंगा। पढ़ा लिखा समाज या साक्षर समाज, पहले तो हमको इसमें भेद करना पड़ेगा। जब शिक्षित होते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि एक आप में विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित होती है, और जब आप केवल साक्षर होते हैं तो आप केवल नंबर आप ले आते हैं, किताबें याद कर लेते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, और ऐसे भी नंबर ले आते हैं कि आप आईएएस तक बन जाते हैं। लेकिन मैं एक सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये 20 साल, 40 साल, 50 साल जितने नगर निगम हैं, इनकी कमान तो सब आईएएस के हाथों में रही है। किस शहर में मास्टर प्लान भी इस दौरान बने हैं, 2-2 मास्टर प्लान बड़े बड़े बने हैं। किस शहर में इन लोगों ने सीवर की समस्या का निदान कर पाए हैं? नहीं कर पाए ना। क्योंकि इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप हमेशा एक सीवर की समस्या, और एक दूसरा मैं एक चीज और कहूंगा, फुटपाथ पे चलने की व्यवस्था। ये एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक में यह जाता है कि आपका सड़क से ऊपर 4 इंच से ज्यादा फुटपाथ की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए जिस पर कि लोग चलते हैं, जिसको पेवमेंट बोलते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये स्थापित है, ये सब जगह है पूरी दुनिया में। तो लेकिन क्या हमारे कहीं भी ये लागू हो पाया? क्यों नहीं लागू हो पाया? इसमें तो आपको संसाधन की भी जरूरत नहीं थी, तो क्यों नहीं हो पाया? दूसरा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ रटने की। मैं एक और उदाहरण दूंगा, उसके बाद आपके सवाल पे आता हूँ। तीसरा एक उदाहरण मैं एक और कहूंगा कि हम लोग हमेशा सड़कों उठाने लगते हैं, तो जो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो हमारा वो गड़बड़ा जाता है, तो पानी निकलना एक मुश्किल हो जाता है। आप बार बार क्यों करते हैं? विदेशों में तो कई जगह एक बार जो सड़क बन जाती है तो फिर उसके बाद अगर वो उसकी रिकारपेटिंग भी करते हैं तो उसको मशीनों से उसका वो 2 इंच का लेवल हटा लेते हैं, उसके बाद में उसी को रिप्रोसेस करके फिर दोबारा से डाल देते हैं। तो उस बात ऊंचाई बदलती नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि वो 30 साल पहले वहां पर जो सड़क थी वो आपकी वो नीची थी, आज उससे 2 फुट ऊपर उठ गई है, ऐसा नहीं होता। अब इन तीनों वाले की, अब तीनों को लेकर इसकी वजह का अगर आप विश्लेषण करें तो ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि आप केवल साक्षर हैं, आप में विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं विकसित हुई है। आप विदेश जाते हैं, सब करते हैं, तो भी आप वहां से कुछ सीख के नहीं आते, क्योंकि आपको तो एक रटा रटाया ही शब्द
बोलना पड़ता है। आप ऐसा क्यों करते हैं? अब मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। अब हमारे राजा महाराजाओं के दौर में चले जाइए, किसी राजा की कॉन्स्टिट्यूंसी, अपवाद केवल 2-3 है, उनको छोड़ दीजिए, किसी भी राजा कॉन्स्टिट्यूंसी की आप उठा के देख लीजिए, वो कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, बिल्कुल विकसित नहीं है। हमारे राकेश साहब मध्य प्रदेश से हैं, तो जरा गुना की हालत देख लीजिए, गुना में कितना विकास हुआ है। आप बिहार में आ जाइए, हजारीबाग में आ जाइए, जहां पर राजा साहब थे, कितना विकास हुआ है। कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए, लेकिन तमाम जगह यहाँ पर जो ये जो राजा महाराजा होते हैं ना, यहाँ पर ये विकास की बात ही नहीं करते, होता ही नहीं है विकास। क्यों नहीं होता? क्योंकि जरूरत नहीं है। इनके यहाँ क्यों नहीं बड़े बड़े स्कूल बनते हैं? नहीं है जरूरत। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपके मन में एक सहज सवाल पैदा होगा। आपको तो सवाल की जरूरत ही नहीं है ना, आपको तो ऐसा लोग चाहिए ही नहीं कि जो सवाल उठाएं। अब आप लौट करके आइए, ऐसे ही लोग हमारे पास 2014 से केंद्र में और उससे पहले गुजरात में। उनको सवाल नहीं पसंद है, क्योंकि सवाल का मतलब होता है कि आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। आप एक चीज मोटे तौर पर एक समझिए, अब जैसे पीएम केयर फंड बना, लोगों की भलाई के लिए बना। अगर भलाई के लिए बना तो बताने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है, क्या अड़चन है? कौन सा पैसा उसमें आया? और फिर पैसों का तो ये हाल है कि हमारे पास एक मंदिर भी है, दक्षिण के कई मंदिर हैं जिन पर वो करोड़ों रुपए चढ़ावा चढ़ता है, वो डिक्लेयर भी होता है। तो उसमें दिक्कत क्या है? आप भी अपना डिक्लेयर करिए कि कहीं आपने शाओमी से पैसा लिया या जहां से भी पैसा लिया हो या नहीं लिया हो, किसी कॉर्पोरेट से लिया हो, तो वो भी डिक्लेयर करिए। दिक्कत क्या है? आपको तो ये भी डिक्लेयर करना चाहिए ना कि सीरम इंस्टीट्यूट का वो अचानक से 150 से जब केंद्र खरीदता है और फिर बाद में आप उसको खुला छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद है कि इकट्ठे से फिर वो 250, पहले राज्यों को उसकी प्रतिद्वंदिता बिडिंग करवा दी जाती है, फिर कह दिया जाता है कि नहीं वो 250 रुपए हो गया। क्यों हो गया? तो पता तो चले कि पीएम केयर्स फंड में कितना डोनेट हुआ है, किन लोगों ने डोनेट किया। अब मैं आपसे आता हूँ आपके विज्ञान के सवाल पर, लेकिन इन सवालों का जवाब अब तब मिलेगा जब आप में विश्लेषणात्मक क्षमता होगी और जब वास्तव में आप शिक्षित होंगे, साक्षर नहीं। अभी मामला केवल साक्षरता का है। अभी आपने कहा एक वो मंडी के डायरेक्टर साहब का आपने हवाला दिया, मेरा मानना है कि साक्षर है, उन्होंने पढ़ाई करी अच्छे से, जिसको क्रैमिंग कहते हैं ना, खूब अच्छे से रट्टा लगाया और परीक्षा में जाकर वो 20 सफे में अपने सारे के सारे वो उड़ेल दिया और उसके बाद में बन गए, ऊंचाई पे पहुंच गए। अब इस निजाम में नियुक्तियां कैसे होती हैं इस पर तो बात करना बेकार है, कोई मतलब ही नहीं। कैसे होती हैं, क्या होती है, कांग्रेस के जमाने में भी तमाम नियुक्तियां होती थी, लेकिन एक कॉम्पिटेंसी का एक लेवल था, उस लेवल पे आजकल बात नहीं होती। अब मैं आपको एक चीज और कहूंगा, अब आप ये समझिए कि जब आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं होगी तो ये जो पौराणिक कथाएं है ना, आपने वो मंदिर को जोड़ने वाली, अपने वो सिर को जोड़ने वाली बात करी, हमारा देश तो वो है जहाँ पर पूरा देश आपको दूध पिलाने निकल पड़ा था, पूरा देश दूध पिलाने निकल पड़ा था। लेकिन एक दौर की अच्छाई हुई कि उस समय जरूर एक भावावेश में ये सब चीजें हुई थी, लेकिन बाद में ये साबित भी हुआ था कि एक विज्ञान की एक प्रक्रिया के तहत ही वहां पर वो ग्लास से वो जाता था और फिर वो निकल जाता था। तो लेकिन विज्ञान ने उसका that is खंडन called तो किया, capillary जैसे action, sir. राकेश साहब It ने is कहा called कि वहां पर capillary ये action है। in science, तो sir. विज्ञान एक और तकनीक, जी हाँ, मैंने कहा उसको कैपिलरी एक्शन लेकिन कहते ये हैं लोगों साइंस को में। बाद में पता तो चला, लेकिन हाँ, आज के दौर में ये पता नहीं चल सकता, आज के दौर में बताया ही नहीं जाएगा। मैं एक चीज और कहूंगा, अब जैसे आप अमेरिकी राष्ट्रपति या बैराक ओबामा की आप बात करें, बैराक ओबामा जब पहली बार जब बने थे तो उन्होंने शायद दूसरा या तीसरा साल था, तो उन्होंने एक चिंता जताई थी कि अमेरिकी जो युवक है, अमेरिकी जो नई पीढ़ी है, ये विज्ञान क्यों नहीं पढ़ रही, इसको विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये काफी बड़ा उनका चर्चित हुआ, देखो तमाम आर्टिकल भी लिखे गए। तो सोचिए कि वहां तो इस तरीके की ये चीजें होती हैं, और हमारे यहाँ तो विज्ञान ऐसा पढ़ाया जाता है कि बादल होंगे तो रडार नहीं पकड़ पाएगा। अरे भैया वो 100 रुपए लेकर आप वो ओयो और इसमें उबर की टैक्सी में निकल जाइए ना, ओयो नहीं, ओला और उबर की टैक्सी में निकल जाइए ना, 100 रुपए दीजिए, टेस्ट कर लीजिए, चाहे कितना भी आंधी पानी हो आता हो, आपका रडार पकड़ लेगा, वो आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा। तो सवाल है कि आप क्या कर, लेकिन सवाल है कि सवाल कैसे आप पूछेंगे, क्या सवाल पूछने की क्षमता आपने विकसित की है, क्या विकसित होने दे रहे हैं? अब जिस तरीके के आईआईटी के डायरेक्टर को आप बिठा रहे हैं, जिस तरीके के विज्ञान कांग्रेस में बातें हो रही हैं, तो उसके बाद में आप कैसे विकसित करेंगे? जिस समय आपको चुनाव में ये बताया जाता है कि हार्वर्ड का कोई मायने नहीं रखता, हार्ड वर्क बहुत मायने रखता है,
तो मैं तो ये कहूंगा कि भाजपा के सारे नेता अपने बच्चों को वो हार्डवर्क कराए ना। क्यों हार्वर्ड में और सब ये विदेशों में भेजते हैं? ये आईएएस क्यों नहीं मानते? जो उनके करीब के जो आईएएस है, आप देखिए इनके बच्चा कहाँ कहाँ काम कर रहा है। कोई हार्डवर्क कर रहा है क्या? कोई भी नहीं कर रहा। तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? ऐसी बात। तो सवाल है कि जब आपका उद्देश्य अलग है तो आप पौराणिक कथाओं को और विज्ञान के बल पे ही आप उसको तय कर पाएंगे कि वो पौराणिक कथा अलग है, इसका विज्ञान का आधार नहीं है। कथाएं हैं, माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी चलती है। माइथोलॉजी और विज्ञान को मिक्स नहीं करना चाहिए, और मिक्स इसलिए किया जा रहा है ताकि आप उन्हीं बहस में ही घूमते रहें। आप इंडिया भारत में घूमते रहे, आप सनातन और उसमें घूमते रहें, आप बाकी सवालों पे बात ही नहीं करें। इसीलिए ये सब चीजें कही जाती हैं और आपको समझाई जाती हैं, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी आप उसी के ही गुलाम मानसिकता में आप जीते रहें, सवाल न उठे। जी, बहुत सुंदर बातें कही। मैं आता हूं दूसरे चक्र